दरबार गर्म था, पर हवा में सिर्फ पागलपन नहीं, किसी तरह की नरमी भी थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की मोहब्बत भरी ठहराव। लाल कालीन पर पाव चलते ही शहनाइयों का स्वर थम गया और सबकी नजरें सिंहासन की ओर टिक गई। सम्राट जहां महान बैठा था, एक ऐसी मुद्रा में जिसमें शक्ति की सादगी थी। सामने से गिरते हुए सूरज की रोशनी उसके मुकुट के गहनों में चमकती थी। आज के दिन दरबार का मकसद दूसरों से अलग था। चापलूसों की सभा, ये विचार अकबर के अकेले सिर से जन्मा नहीं था। वो हमेशा अपनी लोक नीति के बारे में सोचता, पर आज कुछ और था। एक जरूरी सवाल जिसके जवाब उसने स्वयं ढूंढने थे। सम्राट अकबर के चारों ओर वे लोग जमा हुए थे जिनका काम था राजा के गुण गाना, कुछ दिल से, कुछ जबरदस्ती, और कुछ तो बस अपने दर्पणों में अपने चेहरे चमकाने के लिए आए थे। वे वही लोग थे जो हर सफलता का श्रेय अपने आगे बोलकर लेते और असफलता पर हाथ धोकर खड़े रहते। उनकी जुबानें मीठी थी, पर आंखों में चंचलता थी। वे फूलों की तरह हंसते और कांटों की तरह चुभते। बीरबल, जो चतुराई का प्रतीक और अकबर का सबसे भरोसेमंद सलाहकार था, आज भी चुपचाप सिर पर चश्मा टिकाकर बैठा था। उसकी आंखों में वो शरारत भरी चमक थी जो अक्सर समस्याओं का हल निकाल देती थी। अकबर ने धीरे से हाथ उठाया। आज, उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि दरबार में कौन सच्चा है और कौन बस अपना नाम चमकाने आया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो यहां अपने आप को सबसे बड़ा चापलूस समझते हैं, वे उठकर अपनी प्रशंसा स्वयं कर ले। लेकिन एक शर्त होगी, जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा, जो झूठ बोलेगा उसे दंड। किसी ने सोचा कि यह निष्पक्ष परीक्षा है, किसी ने सोचा कि यह शह की बात है, पर सबसे ज्यादा उलझन थी तमाम चापलूसों के चेहरे पर। वे इतने वर्षों से उसी खेल के खिलाड़ी थे। कई तो अकबर के नाम मात्र से ही खुश थे, पर जिन्होंने बीरबल की आंखों में कभी देखा था, वे जानते थे कि आज कुछ अलग होना चाहिए। पहला खड़ा हुआ था शाही मुशी मंसूरुल मुत्तलिब, एक लंबा पतला आदमी जिसकी दाढ़ी पर सफेदी का नक्शा चिपका था और जुबान इतनी चिकनी कि शब्द उसमें फिसलते चले जाते थे। मेरे सम्राट, उसने कहा, आप जैसे न्यायप्रिय और दयालु सुल्तान के आगे हमारे शब्द कुछ भी नहीं। आपकी दयालुता से ही ये दरबार खिला खिला है। आप जितना भी कहें कम है। उसकी आवाज में वादे की गूंज थी, पर बीरबल की नजरें उस पर चुभी। कुछ तो असहज था, फिर दूसरे रसी दखवान था। हमेशा उन बातों का हवाला देता जो राजा ने सुनी ही नहीं थी, पर उन्हें सुनने का उल्लास ऐसा बया करता कि राजा भी मुस्करा उठता। सुल्ताने, उसने कहा, आपकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। आपकी एक झलक से ही न्याय का पख फड़फड़ाता है और अघोरी भी सुधर जाती है। चापलूसों की भीड़ बढ़ती गई। हर नया बोलना था पिछले से मीठा, पर जिस समय बीरबल उठे, दरबार का रंग ही बदल गया। वे अचानक गंभीर हो गए, किसी पुराने खेल का मोहरा जैसे अपनी चाल चलने को तैयार। जंगल की तरह नाजुक पर अंदर से ताकतवर बीरबल ने सम्राट की तरफ देखा और कहा, जहां अपना, आज की सभा का तात्पर्य यह है कि हम सब एक दूसरे को समझें, पर साथ ही मैं एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगा। अकबर ने इशारा किया। कहो, बिरबल। बिरबल ने हवा में हाथ घुमाया और आवाज में वो सधी मिठास घोल दी जो सुनने वालों के कानों पर शीशे की तरह चमकती है। बहुत दिन पहले उन्होंने कहा, एक गांव में 2 बगीचे थे, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा बगीचा फूलों से खिला हुआ था, पर उस पर चिड़ियों की भीड़ कम थी। छोटे बगीचे में कम फूल थे, पर हर सुबह वहां मधुमक्खियां घनी आती थी। दोनों बगीचे अपने अपने ढंग से खूबसूरत थे। फिर एक दिन दोनों बगीचों के पास से एक सा ही बूढ़ा सफर आए। उसने बड़े बगीचे में जाकर कहा, तुम सब सबसे सुंदर हो, तुम सबकी कद्र है। बड़े बगीचे ने बारीकी से सुना और खिलखिलाकर बोला, हाँ, धन्यवाद। फिर वो आदमी छोटे बगीचे गया और कुछ अलग कहा। उसने उससे कहा, तुम्हारे पास जो चमक नहीं, पर
पर सुगंध है, वही जिंदगी है। और छोटे बगीचे ने अपनी सुगंध से उत्तर दिया, शुक्रिया, पर हमारी पहचान वही है जो हम देते हैं। दरबार धीरे धीरे उस कहानी में डूब रहा था। कुछ चेहरे मुस्कुराए, कुछ सोचे और कुछ अशांत। बिरबल ने कहा, मेरे सम्राट, जन्नत के फूल अपनी सुगंध से प्रसन्न होते हैं, पर चिड़िया किस बगीचे में आती है, ये उसकी असल कीमत बताता है। आज यहां जो लोग सिर्फ शब्दों के फूल बिखेरते हैं, वे उन चिड़ियों की तरह है क्या, या वे असली सुगंध है जिनके पास लोगों को लुभाने की जिद है? किसी ने ठहाका लगाया, किसी ने शर्मिंदगी से मुख छिपा लिया, पर अकबर ने अपनी मुद्रा में जलन नहीं आने दी। उसने बीरबल के विचार को स्वीकार कर कहा, ठीक कहा बिरबल, पर क्या हम इस बात को कसौटी पर नहीं कसेंगे? मैं चाहता हूं कि तुम इस सभा का कोई उपाय सुझाओ, कुछ ऐसा जिससे पता लग सके कि कौन सच्चा और कौन दिखावटी है। बिरबल ने आंखें चमकाते हुए कहा, जहां पनाह, आज के लिए मेरे पास एक खेल है, एक सीधी सी परख। आप दरबार में से 3 बड़े चापलूसों का नाम चुने और मैं उन्हें एक एक तोहफा दूंगा, पर वो तोहफा ऐसा होगा कि असलियत अपने आप सामने आ जाएगी। अकबर झट से उठा, बिल्कुल बिरबल, 3 नाम दे दो। उसने दरबार में से वो 3 चुने जिनका नाम सुनते ही हवा में मिठास की लहर दौड़ जाती थी। मंसूरुल मुत्तलिब, रसीद अखवान और फैजुल हक। तीनों के चेहरे पर संतोष का भाव था। वे सोच रहे थे कि कितना सौभाग्यवान दिन है जब उनके प्रशंसा के लिए राजा और बीरबल भी आए हैं। बिरबल ने एक सूटकेस निकाला, एक साधारण लकड़ी का मुकाबला जिस पर छोटी छोटी क्लमसी नक्काशी थी। उसने तीनों से कहा, यहां ये बताओ कि तुम क्या पसंद करोगे, सोने की अंगूठी, बाजूबंद या फिर सिल्क का वस्त्र? तीनों ने अपने अपने ढांचे के मुताबिक उत्तर दिया। मंसूर ने सोने की अंगूठी चुनी, रसीद ने बाजूबंद और पैज ने महंगे सिल्क कपड़े का आदेश दिया। सब कुछ सामान्य था, पर असल खेल अभी शुरू होना था। बिरबल ने कहा, ठीक है, पर इस बार इन तोहफों के साथ एक एक कार्ड रखा जाएगा। उस कार्ड पर लिखा होगा कि यह तोहफा तुम्हारी सच्ची आत्मा का प्रतिबिंब है, और जो इसे स्वीकार करेगा उसे मैं एक छोटा सा काम दूंगा। वो काम इन तोहफों के मुताबिक बेहद कठिन होगा, पर असलियत सामने आ जाएगी। तीनों ने प्रसन्नता से अंगूठिया, बाजूबंद और सिल्क स्वीकार कर लिया, पर कार्ड की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कार्ड पर लिखा शब्द उनकी आंखों में समाने वाला नहीं था। शाह के इशारे पर सेवकों ने उन पर चमकदार कपड़े ओढ़ाए, गले में मोतीठ दिए और उनका स्वागत भव्य हुआ। पर जिस पल वे सिंहासन के पास से मुड़े, बीरबल ने उनसे कहा, अब एक बात, जो भी मुश्किल काम मैं तुमसे लूंगा उसे बिना शोर शराबे और बिना बहाने के पूरा करना होगा। तीनों ने ठाके से कहा कि ये तो आसान है। अगले दिन बिरबल ने उन तीनों का अलग अलग शाही आदेश भेजा। मंसूरुल मुत्तलिब को अकबर के लिए एक बूंद पानी पैदा करने का कार्य मिला। नहीं, पानी को बनाना नहीं, बल्कि राजा के बगीचे की सबसे ऊंची पानी की फव्वारे की नल को खोलकर बीच के रास्ते से टपकने वाली आखिरी बूंद को पकड़ने का। रसीद अखवान को दिया गया आदेश था कि वो दरबार के सभी चापलूसों का गुणगान करने के लिए सुबह सुबह बाजार में जाके ताजी रोटी की एक जगह पर प्रचार करेगा कि आज साम्राज्य के सबसे बड़े लोगों की प्रशंसा सुननी होगी। और फैजुल हक को एक अधिक गंभीर काम सौंपा गया। उसे एक गरीब बिछड़े हुए बच्चे के घर जाना था और वहां से खाने की एक मणिक चूड़ी वापस लाकर राजा को देनी थी। पर वो चूड़ी बिल्कुल असली होनी चाहिए, न कि नकली जो चमक दिखाए। तीनों की हंसी दफन हो गई। उनमें से कोई भी नहीं समझा कि ऐसी छोटी छोटी बातों में कौन सी सूक्ष्म परीक्षा छिपी है। पर दरबार के कोने में खड़े बीरबल ने अपनी मुस्कान को और भी गहरा कर लिया। आज सच अपनी ही चाल में सामने आ जाएगा। मंसूर ने फव्वारे के पास खड़े होकर घंटों रात बिताई। वो चाह रहा था कि उसका प्रयास राजा की नजर में चमके, पर पानी फिसलता रहा और हर बार वो पिछली बूंद को पकड़ने से चूक गया। उसने खुद अपने हाथों को गीला किया,
पर बूंद फिसल गई। तभी उसने देखा कि पास ही एक बूढ़ा लोकसेवक बैठा है, जिसके हाथों में एक पुराना कप था। वो उस कप से बूंदों को जमा कर रहा था और मुंह में कह रहा था, इतनी छोटी सी बूंदें, पर कितनी जरूरी है। मंसूर की आंखों में जैसे कोई आग लग गई। उसने सोचा, ये बूढ़ा कैसे इतनी सरलता से काम कर ले रहा है। उसने कप उठाया और देखा कि बूढ़े ने अपने अनुभव से आखिरी बूंद को वही बांध लिया था। लेकिन बूढ़े ने कहा, इन्हें पकड़ना कोई शान की बात नहीं है बेटा, ये धैर्य की चीज है। मंसूर ने हंसी के साथ अपनी अंगूठी को टटोलते हुए सोचा कि यह सब छोटा काम है, पर जब उसने प्रयास किया फिर भी वो असफल रहा और उसका चेहरा फीका होता गया। असल में उसने सोचा था कि बड़ी चीजें उसके हिस्से में ही रहेंगी, पर छोटे कामों में उसकी असलियत पर सवाल उठाया जा रहा था। दूसरी ओर रसीद ने बाजार में प्रचार करते हुए देखा कि लोग उसकी ओर झांकने लगे, पर उसका स्वर जितना ऊंचा उतना ही खोखला निकला। कोई नहीं रुका। कुछ बच्चे गाड़ी पर गुलाब बेचते हुए उसकी बातों पर हंसे और कुछ दुकानदारों ने उसे देखकर अपनी रोटियां बांटना बंद कर दिया। वो सोचने लगा कि उसकी लफ्जों की चमक कहाँ गुम हो गई है। आखिरकार जब उसने थककर बैठना चाहा, एक स्त्री आई और बोली, तुम बड़ी जोर शोर से बोल रहे हो, पर क्या तुमने कभी किसी काम के लिए अपनी जुबान से सहायता मांगी है? रसीद की आंखों में झरोखा खुला। वो उस दिन समझ गया कि आवाज में तमगा नहीं, पर लोगों की जरूरत को समझना असली बात है। फैजुल हक का काम सबसे कठिन निकला। गरीब बच्चे के घर पहुंचकर उसने देखा कि वहां सच्चे प्यार और दीनता की कमी नहीं, पर संसाधन कम थे। बचपन की हंसी, टूटी हुई चूड़ियां और मां की थकी हुई आंखें, इन सब ने फैज के सामने उसकी नकली दुनिया की परतें खोलकर रख दी। उसने सोचा कि चमकदार कपड़े पहनकर वो क्या दिखाएगा, पर जब बच्चे ने उसे अपनी एक पुरानी चूड़ी दी, जिसे उसने प्यार से लगाया और कहा, हमारे लिए ये सब कुछ है, भैज के भीतर कुछ टूट गया। उसकी शान का शीशा फूट गया और उसने महसूस किया कि असली पहचान किसी चमक में नहीं, बल्कि किसी दिल की देन में है। वो चूड़ी राजा को देकर भंग कर बैठा। उसके कान लाल हुए और आंखें नम। जब तीनों वापस आए, उनका आत्मविश्वास कुछ बदला बदला था। अकबर ने उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुमने काम पूरा कर लिया? तीनों ने हिचकिचाते हुए हाँ किया, पर बीरबल की नजरें ऐसे कह रही थी कि सच बाहर आ चुका है। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस सभा का मकसद केवल ये जानना नहीं था कि कौन सुंदर शब्द गा सकता है, बल्कि ये देखना था कि कौन अपने काम से समाज की भलाई करता है। चापलूस वही है जो सिर्फ मुखी सजावट लाए, पर जो दूसरों के दुख में हाथ बांटे वही सच्चा है। अकबर ने धीरे से कहा, मैं आज इन तीनों से पूछता हूं, क्या तुम अपने किए पर गर्व करते हो? मंसूर ने कहा, मेरे पास अभी भी अंगूठी है, पर अब मुझे वो मोह नहीं रहा। रसीद ने कहा, मैंने देखा कि आवाज से कुछ नहीं होता, पर लोगों की जरूरत सुनना सबसे बड़ा हुनर है। भैज ने सिर झुकाकर कहा, राजा, मैंने महसूस किया कि सत्य वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए। दरबार ने धीरे धीरे आत्ममंथन की शांति पाई। चापलूसों ने अपने चेहरे सधे, कुछ शर्मिंदगी और कुछ नए इरादों के साथ। पर बीरबल ने सम्राट से एक और बात कही, जहांपनाह, केवल चापलूसों को परखना ही नहीं, बल्कि दरबार में ऐसे नियम होने चाहिए कि इंसाफ और सच्चाई को प्रोत्साहन मिले। आज उन्होंने अपने कार्यों से सीख लिया, पर कल किसी और चाल का सहारा ले सकते हैं। इसलिए एक छोटा नियम रखें कि जो भी बड़ा पुरस्कार पाए, उसे एक हिस्से से जरूरतमंदों की सेवा करनी होगी। इससे उनकी प्रशंसा सिर्फ शब्द नहीं रहेगी, वो कर्म बन जाएगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा बिरबल, आज तुमने एक मजबूत दंड और एक जरूरी इनाम दोनों का खेल रचा। पर याद रहे, हमें हमेशा यह सोचना है कि सत्ता कोई अख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। वो दिन धीरे धीरे शाम की छाया में बदल गया। दरबार वालों की भीड़ बिखर गई, पर आज की घटना ने सबके मन में एक सन्नाटा छोड़ दिया। ऐसा सन्नाटा
जो शर्म के साथ साथ बदलाव का संकेत था। मंसूर ने अपनी अंगूठी देकर गरीबों के लिए दान किया। रसीद ने अपने भाषणों में अब लोगों की बातों को शामिल करना शुरू किया और पैज ने सिल्क के स्थान पर सादगी अपनाई। ये परिवर्तन तुरंत बड़े नहीं थे, पर बीज बनते हैं और समय उनका सिंचन करता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने न केवल चापलूसों की सभा का जवाब दिया, बल्कि हमारे दरबार की आत्मा को भी जगाया। बीरबल ने सिर झुकाया, पर उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी। किसी ने पूछा तो उसने कहा, जहांपनाह, केवल एक सभा से क्या बनेगा? पर जहां एक बार सच को जगह मिलती है, वहां झूठ घुट कर मरना जानता है। कहानी का अंत उस सदी की तरह नहीं हुआ जिसमें सब कुछ एक साथ बदल जाता है। ये उन बदलते पन्नों की तरह था जिनमें धीरे धीरे सब कुछ नया होता है। चापलूसों की सभा के बाद अकबर का दरबार शांत अधिक हुआ। लोगों में ईमानदारी की सराहना बढ़ी और अकबर ने यह समझा कि सच्चा शासन वह है जो अपने राजकीय कर्तव्यों के साथ मानवता को भी थामे रखे। बीरबल की सूझबूझ ने यह सिखाया कि बड़े शब्द कम, छोटे काम अधिक मायने रखते हैं। और एक राजा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो सच को सुन सके और उसे बख्श दे, चाहे सच कितना ही कड़वा क्यों न हो। और इस तरह उस दिन की सभा, जिसे सब पहले सिर्फ चापलूसों का समागम समझ रहे थे, दरबार के लिए एक आईना बनी, जिसमें हर कोई, चाहे बड़ा हो या छोटा, अपनी असलियत देखकर लौट गया। दरबार का वो सवेरा किसी आम सवेरे से अलग था। हवा में उस दिन एक अजीब सी तनावनीलता थी, जैसे किसी बड़े मेले की खामोश तैयारी हो रही हो, पर यह मेले की नहीं, सत्ता और मान अपमान की तैयारी थी। अंबर का आसमान साफ था। लाल कालेदीन पर पांव रखते ही सैनिकों के पायलों की झंझनाहट थम गई और दरबार के चकाचौंध आभूषणों की चकाचौंध भी जैसे झिझक गई। सिंहासन पर अकबर का चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में किन्हीं अनकहे ख्यालों की गहराई थी। उसके चारों ओर नवरत्न, राजा के 9 सबसे भरोसेमंद मंत्रियों और विद्वानों भी मौजूद थे। वे बुद्धि, शौर्य, कला और नीति के अलग अलग रूप थे। ये 9 लोग अकबर की शक्ति का प्रतीक थे और दरबार की हवा में इनके नाम का सम्मान हवा से मिलता था। पर आज हवा कुछ और कह रही थी, कुछ टूटने की गूंज। बीरबल, जिसके नाम से अकबर का चेहरा अक्सर खिल उठता, आज खामोश था। उसका माथा बारीक सी चिंता की लकीर लिए था। उसने सुना था कि कुछ दरबारियों में जलन पनप रही है। कुछ लोग थे जिनकी ईर्ष्या में आग जल रही थी, क्योंकि बीरबल की बुद्धि और अकबर के साथ की निकटता ने उन्हें पिघला दिया था। पर बीरबल को आभास था कि किसी बड़े खेल का आरंभ हो रहा है, एक ऐसा खेल जिसमें शब्द हथियार होंगे और सम्मान का हिसाब किताब। उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे जो हो, सत्य को छुपने नहीं देगा। पर दिल कहाँ नकारता, अपमान का जहर गहराई तक समा जाता है। दूसरे पक्ष में दरबार का नया मुहावरा, सना या सन्नूर नाम की एक चालाक और महत्वाकांक्षी महिला था, जो खुद को नवरत्नों में अपनी जगह दिखाना चाहती थी। उसने सुना था कि बीरबल की लोकप्रियता कुछ घटती हुई दिखे तो उसकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। सना चतुर थी। उसकी बातों में स्नेह की परत बहुत पतली थी और उसकी चालों में पारे की तरह लचक। उसने कुछ दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बना ली, बीरबल का अपमान कर उसे अकबर के सामने छोटा दिखा देना। योजना के घुमाव इतने सावधानी से बुने गए कि उनमें धोखे की महीन जाली थी। एक सार्वजनिक बहस, जहां बीरबल को चुनौती दी जाए और उसे ऐसा उत्तर देने के लिए मजबूर किया जाए जिससे उसकी बुद्धि पर ही सवाल उठे। यदि बीरबल हार जाता तो सना की शक्ति बढ़ती, यदि नहीं तो उसे अपमानित करना और भी आवश्यक था, क्योंकि बीरबल की प्रतिष्ठा को नकारने के लिए उसे किसी न किसी तरह नीचा दिखाना था। वो दिन आया जब सना ने बहादुर, जो कि सेना का एक तेज तर्रार कमांडर था और नवरत्नों में भी नाम लिए जाने की इच्छा रखता था, के साथ मिलकर अकबर की उपस्थिति में बीरबल की बुद्धि पर हमला किया।
बहादुर ने तेज आवाज में कहा, जहांपनाह, ये तो अच्छा है कि हम सभी यहां अपने अपने गुण दिखाते हैं, पर मैं मानता हूं कि बुद्धि से अधिक साहस की अहमियत होती है। बिरबल जी जितने भी तेज हों, क्या वे युद्ध के रण में उसी तरह चमकेंगे? उसकी बातों में तिरछी चुनौती थी और दरबार के कुछ चेहरे कांप उठे, क्योंकि वाणी का वो बाण बिरबल की ओर तीर की तरह तना था। अकबर ने धीरे से देखा। उसकी दीर्घजीवी मुस्कान कहीं छुपी हुई थी, पर उसकी आंखों में सवाल गूंजे, क्या ये केवल बहादुरी की बात है या कुछ और? बीरबल ने शांत आवाज में कहा, जहांपनाह, बुद्धि और साहस दोनों ही राजा के लिए जरूरी है, पर अगर आप चाहें तो मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि बुद्धि भी रणभूमि जितनी ही निर्णायक होती है। पर मेरा मुद्दा व्यक्तिगत नहीं, ये दरबार और देश की दीर्घकालिक भलाई की बात है। उसकी बातों में गरिमा थी, पर सना के उद्देश्यों ने आग में घास की तरह फूंक दी। बहादुर ने तीर चलाया, तो बता दे, यदि तुम्हारी बुद्धि हमें एक ऐसी परीक्षा में विजयी कराए जिसे सिर्फ शौर्य से निपटा जा सकता हो, तो हम मान लेंगे। समझो ये दुश्मनी का फरमान था। दरबार में सार्वजनिक परीक्षा का मन सजा और चढ़ गया था। अकबर ने हाथ उठाया, ठहरो, यदि ये सवाल दरबार के लिए है तो इसे व्यवस्थित तरीके से किया जाए। उसने प्रस्ताव रखा कि एक प्रतियोगिता रखी जाए जिसमें नवरत्नों को अपनी अपनी योग्यता दिखानी होगी और उसी में ये निर्धारित हो जाएगा कि किसकी सलाह सबसे उपयोगी है। सना ने इस प्रस्ताव को चुपके से स्वीकार किया, क्योंकि ये उसे मौका देता बीरबल को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने का अवसर। पर अकबर ने एक शर्त जोड़ी, ये प्रतियोगिता न्याय और देश की भलाई की परीक्षा होगी, न कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का खेल। यदि कोई किसी का अपमान करता दिखा तो उसे दंड मिलेगा। प्रतियोगिता का आइडिया यह था कि 9 प्रतिभागियों, नवरत्न को 9 अलग अलग परखों के लिए रखा जाएगा। पर चूंकि सना और उसके साथी पहले से ही चाल में थे, उन्होंने अपने अपने हाथ आगे कर लिए और इस तरह शुरू हुआ वह दिन जब नवरत्नों की झगड़ा न केवल किस्मत का बल्कि अकबर के शासन की नीति का मापदंड बन गया। पर सच्चाई यह थी कि नवरत्नों की लड़ाई में अपमान की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी और बिरबल का नाम बीच में फंस चुका था। पहली परख थी नीति और महाविद्या की, राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक योजनाओं पर। यहां मोतीराम, जो वित्त मंत्री और गणित में तेज था, ने एक रूपरेखा पेश की कि कैसे राजस्व बढ़ाकर और कर प्रणाली में सुधार कर राज्य को समृद्ध किया जा सकता है। मोतीराम के विचार तार्किक थे, पर सना ने उसकी बातों को चुनौती दी कि यह सब कठिन और अमानवीय होगा, क्योंकि गरीबों पर बोझ पड़ेगा। मोतीराम ने कहा कि संतुलन बनाकर ही प्रगति संभव है, पर सना ने जनता की संवेदनशीलता के नाम पर उसका अपमान करने की कोशिश की। उसके सुझावों को ठंडा और कठोर कहा। बिरबल ने बीच में आकर कहा, अगर हम केवल दुख की चिंता कर कर व्यवस्था का दुरुपयोग करेंगे तो कल अमीर भी गरीब बन जाएंगे। उसकी बात संतुलन रखती थी, पर सना ने उस सावधानी को भी कमजोरी बताकर उसकी प्रतिष्ठा पर चोट करने की कोशिश की। दूसरी परख युद्ध नीति की थी, जहां बहादुर ने अपनी शौर्यकथा सुनाई और तलवारों की चमक से आंखों को भिगो दिया। उसने कहा कि सीमाओं पर दृढ़ता जरूरी है और दया का स्थान युद्ध में नहीं। पर बिरबल ने शांत स्वर में जतलाया कि युद्ध कभी अंतिम विकल्प होना चाहिए। नीति और कूटनीति से हम घरों को सुरक्षित रख सकते हैं। बहादुर ने बिरबल की बात का अपमान करते हुए कहा कि परामर्श से युद्ध नहीं रुकता, बस तलवार ही रोकती है। शब्दों की लड़ाई गर्म हुई और श्रोताओं के दिल धड़कने लगे। कुछ ने बहादुर की बातों के साथ तालियां बजाईं, कुछ ने बिरबल की स्थिरता से प्रभावित होकर चुप्पी साध ली। पर सना ने इस मौके को अपनी तरफ मोड़ लिया और बिरबल के हर उत्तर में एक तिरछा हास्य छेड़कर उसे छोटा दिखाने की कोशिश की। ये अपमान की पहली लकीर थी, नंबरों और शब्दों में लिपटी पर निश्चित। तीसरी परख कला और संस्कृति की थी, जहां राज दरबार की संस्कृति को संजोने और नई पीढ़ी को शिक्षा देने पर चर्चा हुई।
यहां शशांक ने, जो संगीत और नाट्य में पारंगत था, ने अपने विचार बताए कि कला से ही लोगों के दिल जुड़ते हैं और एक मजबूत साम्राज्य की आत्मा कला में रची होती है। सना ने कहा कि कला में पैसा व्यर्थ हो सकता है, राज्य को पहले पेट भरना चाहिए। उस पल बिरबल ने कहा, पेट भरे बिना आत्मा कैसे भरेगी? उसकी बातों पर कुछ लोग खिलखिला उठे, क्योंकि सना की रणनीति काम कर रही थी। हर जगह वो बिरबल को कटघरे में खड़ा करना चाहती थी। अपमान की जड़ें गहरी हो रही थी। वो केवल एक इंसान के खिलाफ नहीं, बल्कि बुद्धि और दार्शनिकता के खिलाफ एक सांकेतिक हमला बन गई थी। समय के साथ बहस और भी तीखी होती गई। नवरत्नों के बीच से पुराने दोस्त भी विभाजित हो गए। कुछ बिरबल के समर्थन में खड़े रहे, जबकि कुछ ने दिखावटी तटस्थता अपनाई। अकबर खुद चुप नहीं रह पाया। उसकी आंखों में असमंजस की झलक थी। क्या वह अपने मित्र को बचाएगा या न्याय की पूजा करेगा? पर राजा की परीक्षा अधिक कठिन थी। उसने नवरत्नों को आजमाना चाहा था, पर उसने सोचा न था कि परीक्षण स्वयं एक युद्ध में बदल जाएगा। एक युद्ध जिसमें अपमान के दानव लोगों के मन में विष फैलाते चले जाएंगे। उस रात बिरबल अकेले महल की ऊंची बालकनी पर खड़ा रहा। चांद की शीतलता उसके चेहरे पर गिर रही थी, पर भीतर की जलन कम नहीं हुई। उसे अपमान होने का एहसास पीड़ा दे रहा था, पर उसने ठान लिया कि वो इस लड़ाई को केवल शब्दों से ही अंजाम देगा। वो हिंसा से दूर बुद्धि की शक्ति से अपनी साख बचाएगा। उसने योजना बनाई कि वो अब किसी भी चुनौती का जवाब ऐसे दे कि सना की चालें स्वयं टूट जाए। उसने देखा कि सना की ताकत चंचलता और भीड़ को मोड़ने में है। उसे ये समझना होगा कि सच्चा सम्मान केवल शोर से नहीं, बल्कि लगातार सत्य और करुणा से आता है। अगले दिन अकबर ने घोषणा की कि परीक्षण का अंतिम चरण होगा, एक सार्वजनिक मुखालफत जिसमें प्रत्येक नवरत्न को अपना सबसे बड़ा सिद्धांत साबित करना होगा। विषय चुना गया, राज्य का धर्म, शौर्य या न्याय। ये प्रश्न दरबार को दो हिस्सों में बांट रहा था। बहादुर शौर्य की बात करेगा, बिरबल न्याय की वकालत करेगा। पर सना ने तय कर लिया था कि इन दोनों को टकराने देकर बिरबल को टूटे हुए दिल का दंड मिलेगा। उसने बहादुर के भाषणों में लड़खड़ाने और बारीकी से चुने गए सवालों से बिरबल को मुश्किल में डालने की योजना बनाई। पर बिरबल भी अकेला नहीं था। उसके पास अनुभव था और उसकी वाणी में वो अधिकार था जो झूठ और कपट को पहचान लेती थी। उसने ये तय किया कि अपनी वाणी को न केवल तर्क से, बल्कि कथाओं और व्यवहार से भी परख करेगा। ऐसी कथाएं जो दरबार के हर शख्स के दिल को झकझोर देंगी। प्रसंग भारी था, सभी सांसें थमी हुई थी। पहले बहादुर उठा और उसने युद्ध के वीरता भरे किस्से सुनाए। सीमाओं पर उसकी विजय, दुश्मनों की टुकड़ी जो कठोर अग्नि से झुलस गई। उसकी बातों में गर्व था और दरबार ने तालियों से उसकी जय जयकार की। पर बिरबल की आंखों में कुछ और ही चमक थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, वीरता की जरूरत है, पर क्या वीरता तब भी न्याय होगा जब वो निर्दोषों की पीठ पर चढ़ जाए? क्या हम तलवारों की सख्ती को ही धर्म मान लेंगे? उसके शब्द चुभे और सन्नाटा छा गया। ये वही जगह थी जहां सना ने हमला करना चाहा। उसने चिल्लाकर कहा, बीरबल, क्या तुम बहादुर के संघर्ष को ही नकारते हो? क्या तुम्हें वीरों का सम्मान नहीं? उसकी आवाज का तीव्रपन दर्शाता था कि वो अनैतिक लड़ाई में आगे बढ़ रही है। उसके शब्द सलाखों से ज्यों किसी का अपमान कर रहे हों। बीरबल ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं वीरता का अनादर नहीं कर रहा, पर वीरता की परख तभी होती है जब वो न्याय और संवेदना के साथ हो। यदि तलवार सिर्फ विजय लाती है पर न्याय नहीं, तो वो विजय क्या काम की? उसकी बात सरल पर घातक थी, विचारों में सुई की तरह घुस रही थी। अकबर की आंखों में आंसू की एक बूंद चमकी, क्योंकि उसने स्वयं महसूस किया था कि रोशनी और अधिकार दोनों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। पर सना ने उस क्षण का लाभ उठाया। उसने बिरबल की बुद्धि पर तंज कसा
उसे पुरातनवादी कहा और दरबार में धीरे से फुसफुसाहट पनपी, देखो बिरबल की बुद्धि कितनी रसघटित हो गई, वो केवल शाब्दिक ज्ञान है। यह अपमान बहुत सूक्ष्म था। उसे शब्दों की कड़वाहट ने ढक दिया था, पर उसकी मार गहरी थी। पर उस क्षण बीरबल ने जो किया वो दरबार की यादों में वैसा ही तरसता रहा जैसा किसी तलवार के चमक में तरसता है। उसने बिना क्रोध के, बिना शोर के सना की चाल का पर्दाफाश किया। उसने एक कथा सुनाई, एक साधारण सी कथा एक छोटे से गांव की, जहां एक दिन दो लोग आए, एक सैनिक और एक न्यायाधीश। सैनिक ने गांव में खून खराबे की कहानी सुनाई और लोगों ने उसे वीरता का उपहार दिया। न्यायाधीश ने गांव के बालक के मुंह से सिर्फ एक बात सुनी, मां भूखी है, और उसने उस मां की समस्या का हल किया। सैनिक ने शोर मचाया कि उसने गांव को रक्षा दी, पर न्यायाधीश ने सिखाया कि यदि गांव के घर भरे रहेंगे तभी रक्षा का अर्थ होगा। बिरबल ने कहा, वीरता तब महान है जब वो उन घरों की रक्षा करे जो न्याय से भरे हों। उसकी कथा में इतना मानवीय भाव था कि लोगों की आंखें नम हो गई। सना की चालें ढीली पड़ गई, उसके शब्दों के ताने टूटने लगे। अपमान की गठरी वही फट गई, क्योंकि बिरबल ने चुनौती को न केवल बुद्धि से बल्कि मानवीयता से भी छीन लिया था। अंत में अकबर ने अपने सिंहासन से बोले, आज हमने देखा कि शौर्य और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है, पर न्याय वो धुरी है जिस पर किसी भी साम्राज्य की लंबी उम्र टिकती है। उसने सना की चाल का जिक्र करते हुए कहा कि दरबार में देश की उपेक्षा करने वाले किसी भी षड्यंत्र को सहन नहीं किया जाएगा। सना गिर पड़ी, उसका अपमान सार्वजनिक हुआ, पर बिरबल का अपमान भी सजगता से मिटा दिया गया। पर कहानी यहां समाप्त नहीं हुई। नवरत्नों की लड़ाई ने दरबार में कई रिश्तों के तार काट दिए थे। विश्वास कमजोर हुआ और कुछ लोग अपनी असलियत में खो गए थे। अकबर ने समझा कि केवल एक सजा देने से काम नहीं चलेगा, उसे उन बीजों को भी निकालना होगा जो जलन और ईर्ष्या बोते हैं। बाद में वर्षों तक अकबर ने अपने दरबार की व्यवस्था बदली। उसने न्याय को हर नीति का केंद्र बनाया और नवरत्नों में आपसी संवाद को प्रोत्साहित किया। बिरबल न केवल अकबर का मित्र बना रहा, बल्कि उसने ये सिखाया कि अपमान की आग को शब्दों से बुझाना ही बुद्धिमानी है। सना को पनाह मिली, पर उसे समझ में आया कि मिली शक्ति को उन्होंने गलत दिशा में लगाया था। बहादुर ने वीरता और दया दोनों को अपनाया। मोतीराम ने कर नीति में जनहित को अग्रणी रखा और नवरत्नों की लड़ाई के बाद दरबार में फिर से एक अजीब सी शांति लौट आई। पर यह शांति अब समझौते की थी, शक्ति के एक तरफा प्रदर्शन की नहीं। समय के साथ उस दिन की घटनाएं इतिहास की धूल में मिल गई, पर जिन लोगों ने देखा था वे जानते थे कि बुद्धि का अपमान हमेशा महंगा पड़ता है, क्योंकि बुद्धि केवल शब्द नहीं, समाज की संरचना है जो धोखे और छल से सुरक्षित रहती है। बिरबल ने कभी अपने अपमान को जन स्वीकार नहीं बनने दिया। उसने उसे दर्पण बनाकर दरबार को दिखाया, और वही दर्पण अकबर को याद दिलाता रहा कि राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी न्याय का पालन है। नवरत्नों की लड़ाई ने दिखाया कि मान अपमान केवल दो लोगों के बीच की बात नहीं होती, ये पूरे राज्य की सोच पर असर डाल सकती है। और जहां न्याय और बुद्धि साथ हो, वहां अपमान भी पराजित हो जाता है, क्योंकि सत्य की चुप्पी भी अंततः बोल उठती है। दरबार की सुबह कुछ अलग तरह की थी। न सिर्फ सूरज की रोशनी, बल्कि हवा में भी एक अनकहा सा तनाव लहरा रहा था, जैसे किसी बड़े पर्व की आग मिट्टी के भीतर चिंगारी कर चुकी हो और बस किसी एक हल्की सी हवा के झोंके का इंतजार कर रही हो। लाल कालीन पर कदम रखते ही सेनानियों की पदध्वनि थम गई, शहनाइयों की गूंज रुकी और लोगों ने अपने मन के भीतर किसी कहानी के शुरू होने का एहसास किया। अकबर का चेहरा स्थिर था, पर आंखों में वो बेचैनी थी जो सिर्फ वही जानता था जिसे किसी निर्णय का बोझ उठाना होता है। बिरबल दरबार के बीचों बीच खड़ा था। उसकी मुस्कान उतनी ही शांत, पर उस मुस्कान के पीछे आज एक अजीब सी कुहासे सी झकझोर थी।
वो अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। उसकी बातों में शहद की मिठास और धार की सटीकता होती थी। पर आज सब कुछ उसी बुद्धि की कसौटी पर आका जाने वाला था। दरबार में आए दिन बहसें होती थी, प्रशंसा गीत होते थे और किसी न किसी को नए खिताबों से नवाजा जाता था। पर आज का कारण अलग था। पहले से खफा एक तालमेल था। कुछ लोग जो बिरबल की लोकप्रियता और अकबर के प्रति उसकी निकटता से जलते थे, उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई थी। बिरबल की बुद्धि को सार्वजनिक रूप से परखकर उसे ऐसे परिदृश्य में फंसाना जहां वो हार माना जाए। योजना इतनी महीन और चालाक थी कि उसे सीधे सीधे षड्यंत्र कहना भी कम पड़ता। विरोधी ये जानते थे कि बिरबल का सबसे बड़ा हथियार उसकी बातों की सादगी और चौंकाने वाली तर्कशीलता है। इसलिए उन्होंने सोचा, अगर उसे उसी हथियार के साथ उलझा दिया जाए जहां उसके तर्क दरबार की भावनाओं से टकराएं, तो जनता की धारणा बदल सकती है। और यदि बिरबल गिर गया तो शैतानी मुस्कानें इन लोगों के चेहरे पर खिल उठेंगी। ये षड्यंत्र चलाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे एक घनिष्ठ और प्रभावशाली मंत्री जिनका नाम था आजिमुद्दीन, और उसके सहयोगी एक चालाक प्रशासक जिसका नाम था रफीउल माशिरा। दोनों ने मिलकर एक खेल रचा, एक सार्वजनिक प्रतियोगिता जिसका नाम रखा गया हुक्म और हृदय। इस प्रतियोगिता में यह तय किया गया कि दरबार के कुछ बड़े बड़े निर्णय को लेकर बहस होगी, लेकिन निर्णायक शर्त यह थी कि निर्णायक जनता की भावनाएं होंगी, न कि केवल अकबर का न्याय। जनता की राय का आधार एक श्रृंखला की घटनाओं से जुड़ा हुआ था जो जानबूझकर तैयार की गई थी ताकि बिरबल के तर्क तटस्थता की कसौटी पर खरे न उतर सके। अकबर, जो न्याय और उत्कृष्ट प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था, ने इस प्रतियोगिता की अनुमति दे दी, पर उसने सोचा था कि ये एक सामान्य परख होगी जो दरबार की बुद्धि को बढ़ाएगी। उसे नहीं मालूम था कि छुपे धागे किस तरह से बुन कर रखे गए हैं। प्रतियोगिता के दिनों की तैयारी शोर शराबे के साथ हुई। मार्केट में जुलूस निकले, कविसभा आयोजित की गई और लोगों की आंखों में इस तमाशे के लिए जिज्ञासा भर दी गई। बिरबल ने शुरुआत में किसी जाल की उम्मीद नहीं की। वो सरल मन का न था, पर उसकी सहजता ने उसे छल से अंधेरे में ले जाने की संभावना घटा दी। उसने सोचा कि ये एक आम परख है, तर्क, विचार, बुद्धि, वही सब कुछ होगा। पर असलियत अलग निकली। प्रतियोगिता की पहली कसौटी न्याय पर थी। प्रश्न ये था कि एक गांव में एक अमीर जमींदार और एक गरीब किसान के बीच जमीन के दावे को किस तरह सुलझाया जाए। बिरबल ने अपना पक्ष रखा। वो कहता था कि न्याय का मतलब केवल कानून नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर इंसाफ करना है। उसकी भाषा सधी हुई, उदार, पर उसके सामने खड़े कुछ अनभिज्ञ और भावनात्मक जनता के दिल पर छवि डाली गई थी कि बिरबल के तर्क अमीरों के पक्ष में झुकते हैं, क्योंकि उसने अकबर के शासन में अमीरों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। ये झूठी झलक बड़ी चालाकी से रची गई थी। कल कारखानियों के दिग्गजों ने जन निर्णय को प्रभावित करने के लिए लोगों को भ्रमित करने वाली कहानियां सुनाई। वे बोले कि बिरबल की नीति अमीरों को और अमीर करेगी, सामान्य जनता को खत्म कर देगी। जनता की आंखों में क्रोध की चिंगारी जल उठी। बिरबल की वाणी, जो तर्क संगत और सूक्ष्म थी, भारी भीड़ की झुंझलाहट में कहीं खो गई। और फिर हुआ वो जिसे बिरबल ने सोचा भी नहीं था। उसने निर्णय हार लिया। जनता ने उसकी बातों को नकार दिया और गर्मागर्म भावनाओं में अपने निर्णय का इजहार कर दिया। बिरबल का चेहरा तब भी शांत था, पर उसकी आंखों में वो पीड़ा थी जो सिर्फ असफलता ही दे सकती थी। गठबंधन खुश हुआ। अजीमुद्दीन की आंखों में विजय की एक चमक सी आ गई और रफीउल माशिरा ने अपने होठों पर एक संतोषी मुस्कान जमाई। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। प्रतियोगिता की दूसरी कसौटी शौर्य पर थी, जहां एक सीमा के पास सैनिकों की समीक्षा और रणनीति पर चर्चा हुई। यह विषय जानबूझकर ऐसा चुना गया था कि बिरबल का तर्क, जो कूटनीति और विचारधारा की बात करता, लोगों की वीरतापूर्ण कल्पनाओं से भिड़ जाए। बहादुर साहब,
जो सेनानी थे और जिनकी दिलेरी की कथाएं बाजारों में गूंजती थी, ने भीड़ में जज्बा भर दिया। उनकी वाणी में शौर्य की महिमा थी और भीड़ ने उनके साथ झूमकर तालियां बजाई। बिरबल ने फिर कहा कि केवल तलवार से सुरक्षा नहीं आती, न्याय और नीति से ही स्थायित्व आता है। पर इस बार भी वो हार गया। जनता ने उसकी बातों को क्रूरता और कड़वाहट समझ लिया। हर जीत हारे के साथ बिरबल की छवि पिघलती गई। लोगों ने उसके निर्णयों को तर्क की जगह ठंडे दिमाग का निश्चय मान लिया और कुछों ने तो उसे अकबर के हितों का संरक्षक तक कह देना शुरू कर दिया। हार का असर बिरबल पर गहरा पड़ा। उसने देखा कि उसकी शब्दों की शक्ति, जो हमेशा से सत्य को उजागर करती आई थी, अब सार्वजनिक झंझावात में कमजोर पड़ रही है। पर सबसे अधिक कष्ट उसे तब हुआ जब कुछ पुराने मित्रों ने भी पलटा लिया। नवरत्नों में से कुछ ने दूरी बना ली और दरबार की उन गलियों में उसकी आलोचना मिलने लगी जहां पहले उसकी प्रशंसा होती थी। लोगों की चर्चा में ये बिकता हुआ पैमाना था जो कभी उसकी राजधानी हुआ करता था। अब उसे खामोशी और तिरस्कार के बीच पाकर उसके भीतर एक अजीब सा शून्य फैल गया। अकबर, जो मित्रता और न्याय में संतुलन रखते थे, ने बिरबल से पूछा, क्या तुमने कुछ ऐसा कहा जो जनता को चुभा? बिरबल ने मुंह में चाय की चुस्की लेते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने केवल वही कहा जो सही लगा। पर सही और लोकप्रिय दोनों हमेशा साथ नहीं चलते। उसकी आवाज में कोई कड़वाहट नहीं, पर थकावट थी। किसी महान बुद्धि में भी मानवीय कमजोरी के साए पड़ जाते हैं। बिरबल की हार का सिर्फ राजनीतिक या सार्वजनिक अर्थ नहीं था। उसकी आत्मा को वैसा घाव लगा जो शब्दों से भी ज्यादा गहरा था। रातें उसे नींद नहीं देती। उसके दिमाग में प्रश्न उठते। क्या उसकी बुद्धि उसे धोखा दे गई? क्या उसने कभी अपने तर्कों को जनता की समझ से अधिक ऊपर रखा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह, जिसने हमेशा सच्चाई और इंसाफ की बातें की, अब समाज के सामने एक असफल व्यक्ति बनकर रह जाएगा? ये सोचकर उसका हृदय भारी हुआ। पर बिरबल वो आदमी था जो हार में भी किसी न किसी सीखा देता। उसके भीतर एक नया इरादा पनप गया। वो स्वयं की हार को गंभीरता से समझेगा, न कि उसे शर्म का कारण बनने देगा। उसने ठाना कि वो अपनी कला, बात करने और सुनने की कला को नए ढंग से सामर्थ्य देगा। उसने समझा कि जनता की भावनाओं को समझना और उन तक पहुंचने का तरीका निकालना भी बुद्धि का ही हिस्सा है। बुद्धि केवल तर्क नहीं, वो संवाद की कला भी है। अगले कुछ दिनों में बिरबल ने चुपचाप शहर के बाजारों का चक्कर लगाया, आम लोगों से मिला, उनकी कहानियां सुनी और उन दुखों को समझने की कोशिश की जो उनकी आंखों में चमकते थे। उसने देखा कि लोगों की नाराजगी सिर्फ उसके तर्कों से नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयों से जुड़ी थी। अनाज की बढ़ती कीमतें, मेहनतकशों की उपेक्षा और अफवाहों का फैलना। उसने खुद महसूस किया कि दरबार की भाषाएं और आम की भाषाएं अलग अलग रही है। उसने फैसला किया कि अगली बार अगर उसे कोई परख या बहस में उतरना है तो उसे पहले इस दूरी को पाटना होगा। पर यही दूरी पाटते पाटते उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें उसके प्रतिद्वंद्वी उसकी भावनात्मक कमजोरी का लाभ उठाने की योजना बना बैठे थे। एक अंधेरी साजिश में रफीउल माशिरा और आजिमुद्दीन ने एक नया कदम उठाया। उन्होंने बिरबल की बातों को जनता के बीच इस तरह आकार दिया कि उसे राजा का मुखमंत्रा कहकर प्रस्तुत किया जा सके। ये झूठी कहानी फैलाने में सिर्फ कुछ कवियों और दुकानदारों की सहायता ली गई। जनता का गुस्सा बढ़ता गया। कई जगहों पर बिरबल के विरोध में छोटे छोटे प्रदर्शन हुए। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने गाली दी और कुछ ने तो उसकी प्रतिमा बनाने की भी योजना की। पर यह सब वो आग थी जो पहले से जलाई गई थी। बिरबल ने तब महसूस किया कि अब उसकी हार केवल बहस में नहीं रही, वो एक सामाजिक दाग बन गया था। उसका नाम शहर के कानों में एक तरह से फिसल गया और उसकी आत्मा में एक ठंडी खंजर घुस गई। पर हार का अर्थ सिर्फ पतन नहीं होता, कभी कभी वो उत्तर की राह भी दिखाती है। बिरबल ने सोचा
कि यदि वो खुली लड़ाई में अपने आप को सुलझाने का प्रयत्न करे तो उसका अपमान और बढ़ सकता है। इसलिए उसने चतुराई से काम लिया। वो अपनी विनम्रता और उस मानवीयता का इस्तेमाल करेगा जो हमेशा उसकी पहचान रही थी। उसने एक योजना बनाई जो कोई सीधे समझ न पाए। उसने सबसे पहले उन लोगों से संपर्क किया जिन्होंने शांत मन से उसकी आलोचना की थी। उन बुजुर्गों, दुकानदारों और छोटे से व्यापारी से जो वास्तव में परेशान थे। उसने उनके दुख सुने और उन्हें हल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। कभी अनाज के दाम तय कराने में मदद की, कभी किसी मजदूर के पक्ष में दरबार पर मौन दर्ज कराया और कभी किसी गांव के पानी के संकट का समाधान प्रस्तुत किया। लोग धीरे धीरे उसकी ओर लौटने लगे, पर यह वापसी धीमी और मौन थी। उस तरह की वापसी जो दिमाग और दिल दोनों को बदल देती है। वहीं दरबार के अंदर भी कुछ हलचलें उठी थी। अकबर ने देखा कि बिरबल का गिरना केवल उसकी बातों का परिणाम नहीं, ये दरबार की विफलता भी थी। उसने विचार किया कि क्या वो सिर्फ न्याय के शत्रु के रूप में बिरबल को देखेगा या फिर वो ये समझेगा कि एक बुद्धिमान सलाहकार का सम्मान बहुमूल्य है। अकबर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही गलत फहमी में क्यों न हो, उसका सम्मान बनाए रखना चाहिए। उसने आजिमुद्दीन और रफीउल माशरा को चेताया कि वे षड्यंत्रों से बाज रहें, पर यह चेतावनी भी केवल इतना ही कर दे पाई कि कुछ लोग चुप रह गए और कुछ तो और भी खफा हो गए। बिरबल का अपमान का निशान अभी तक सबके माथों पर चमक रहा था। समय बदला और गिरावट के साए में भी बिरबल ने काम चालू रखा। एक दिन शहर में बड़ी बाढ़ आई, नदी का जलमान बढ़ा और कई घर बह गए। बिरबल, जो अब जनता के बीच अधिक समय बिताने लगा था, बिना किसी भेदभाव के मदद के लिए निकला। उसने स्वयं लोगों के साथ मिट्टी खोदी, बैरिकेड बनवाए और लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। उसकी करुणा और सक्रियता ने लोगों के दिलों को हिला दिया। उनका गुस्सा पिघलने लगा। ऐसा लगा कि जिसने भी बिरबल को गलत समझा था, अब वही लोग उसके कार्यों के सामने घुटने टेक रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि बिरबल ने अपनी बुद्धि के कारण ही ये सब सही ढंग से किया, क्योंकि उसने समझा कि केवल बोलकर नहीं, कर्म करके ही लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। और इस तरह धीरे धीरे बिरबल की छवि वापस आने लगी। पर इस वापसी में कुछ बदला हुआ भी था। अब लोग उसे केवल शब्दों का जादूगर नहीं, बल्कि कर्म का स्तंभ भी मानने लगे थे। अंततः जिस दिन अकबर ने दरबार में बुलावा दिया, वो सन्नाटा और शांति का मिलाजुला एहसास था। बिरबल सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में थकान थी, पर वो अब और अधिक शांत और अधिक समझदार लग रहा था। आज के दिन अकबर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि बुद्धि का सम्मान सबसे बड़ा है, पर बुद्धि तभी उपयोगी है जब वो जनता के दिलों से जुड़ी हो। उसने बिरबल की प्रशंसा की, पर यह प्रशंसा उस तरह की नहीं थी जो केवल शाब्दिक हो। वो एक कार्यवाही के साथ आई थी। अकबर ने उन दोनों मंत्रियों को बेनकाब किया जो षड्यंत्र में लिप्त थे और न्याय का एक स्पष्ट संदेश दिया। बिरबल ने अपनी हार को स्वीकार किया, न कि शर्म से, बल्कि एक सीख की तरह। उसने कहा, जहां पनाह, मैं हार गया, पर हार ने मुझे वो सिखाया जो जीत ने नहीं सिखाया। उसकी आवाज में कोई कटुता नहीं, बस एक गहरी समझ थी। कहानी की नाटकीयता यहीं समाप्त नहीं हुई। बिरबल की हार ने उसे और अकबर दोनों को बदल दिया। उनके शब्द अब अधिक सावधानी से बोले जाते, निर्णयों में जनता की जरूरतें प्राथमिकता पाती, और दरबार में अब वो हवा नहीं रही जो केवल प्रशंसा और कीचड़ की अदला-बदली में बितती थी। पर सबसे बड़ी जीत ये थी कि बिरबल ने अपनी हार को एक मोड़ बना लिया। उसने दिखाया कि हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण हो सकता है। उसने प्रमाणित किया कि एक बुद्धिमान मन ही वह है जो अपनी गलतियों से सीखकर फिर से उठ खड़ा होता है। आज लोग अकबर के दरबार की उस घटना को इतने वर्षों बाद भी याद करते हैं, न कि केवल बीरबल की हार के लिए, बल्कि उस नब्ज के लिए जिसने प्रशासन, जनता
और सलाहकारों के बीच एक नया रिश्ता बांधा। हार, वो प्रश्नवाचक निशान आज भी बरकरार है, क्योंकि क्या हार वास्तव में हार है जब वही हार किसी के चरित्र और समझ को गहरा कर दे? बिरबल की कहानी यही बताती है कि हार भी अगर विनम्रता और कर्म से मिलकर स्वीकार की जाए तो वो विजय से भी बड़ी उपलब्धि बन सकती है। दरबार की दीवारों पर सूरज की किरणें ऐसे सजती थी जैसे किसी चित्रकार ने ढेरों सुनहरे रेखा रेखा कर रख दी हो। पर उस दिन की सुबह में सदा से अलग कुछ था। हवा में किसी नए मौसम की खुशबू थी और उस खुशबू के साथ एक अजनबी सी उम्मीद भी आई थी। अकबर ने खबर सुनी थी कि दूर देश से विदेशी मेहमान आ रहे हैं। वे केवल राजनयिक नहीं थे, उनके साथ एक अलग संस्कृति, अनोखी परंपराएं और कुछ ऐसे उपहार आए थे जिनकी बात दूर दराज तक फैल गई थी। जब विदेशियों की गुफ्तगू के बारे में अफवाह दरबार तक पहुंची तो वहां का माहौल उलझन और उत्साह दोनों से भर गया। कुछ लोगों ने सोचा कि ये अवसर है दिखावे का, कुछ ने सोचा कि ये मौका है ज्ञान का आदान प्रदान करने का। पर बिरबल, जिसकी आंखों में हमेशा किसी नई कहानी की चमक रहती थी, उसे पहले से ही महसूस हो गया था कि इस मुलाकात में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसे समझने के लिए बस बुद्धि ही नहीं, समझदारी और दिल भी चाहिए होगा। विदेशी मेहमानों की सूचनाएं आनी शुरू हुई। उनकी पोशाकें अजीब थी, उनकी बोली में ऐसी धुनें थी जो किसी लोकगीत जैसी लगती थी, और उनके सर पर सजावटें ऐसी थी जिन्हें यहाँ के लोग पहले कभी नहीं देखे थे। उनका उत्सव का पहिया सचमुच रंग बिरंगा था। बाजुओं पर मोतियों की झिलमिल, कपड़ों पर परियों की तरह की बारीक कढ़ाई और गले में ऐसे हार जो सुनने में जैसे बहती हुई नदियां हों। उनका नेतृत्व कर रहा था एक उम्रदराज पर प्रभावशाली दृश्य वाला दूत, जिनकी आंखों में समंदर की तरह गहराई और मुस्कान में किसी पहाड़ी झरने की ठंडक थी। वे अपने राज्य से सौभाग्य लेकर आए थे, पर उनके साथ एक संदेश भी था। वे अकबर से दोस्ती की उम्मीद रखते थे, पर अपनी मित्रता की परख के लिए कुछ विशेष तरीके मांगते थे, एक दूसरे की संस्कृति की समझ और आत्मीयता। अकबर ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत करने का आदेश दिया। लाल कालीन पर विदेशी झंडे लहराए गए और महल के आंगन में विशेष मंच सजाया गया। पर जहां बड़ी तैयारियां चल रही थी, वही कुछ दरबारियों की आंखों में उत्सुकता के साथ मिलकर संशय भी था। कुछ लोगों ने सोचा कि विदेशी परंपराएं हमारे नियमों के अनुकूल नहीं होंगी। कुछ ने ये डर जताया कि वे अपनी चालों से दरबार की गरिमा को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिरबल ने इन बातों को सुना, पर उसकी रुचि कहीं और थी। वो जानना चाहता था कि ये मेहमान हमारे और उनकी सीमाओं के बीच कितनी बड़ी पुल बना सकते हैं। जब विदेशी दूत महल के द्वार पर पहुंचे तो उनका स्वागत न केवल गीत और बाजों से हुआ, बल्कि कुछ अनोखे रिवाजों से भी। वे अपने साथ एक छोटा सा बैंड लेकर आए थे जो हवा में किसी जादुई सी लय छेड़ देता था। तालों की धुनें, बांसुरी जैसी सुरीली आवाजें और वहां के लोकवाद्यों की खनक ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूत ने हाथ जोड़कर अकबर को झुकाया, पर उनकी झुकाव किसी दमन का संकेत नहीं, बल्कि सम्मान का, जैसे पर्वत अपनी चोटियों से नर्म हवा में सलामी देता हो। अकबर ने उत्तर में उनके रीति रिवाजों का आदर करते हुए कहा कि यहाँ हर संस्कृति का सम्मान है और हर मेहमान हमारे लिए वरदान है। बिरबल उनकी आंखों में छुपी भाषा को पढ़ने की कोशिश करते रहे। उनकी हर बात, हर मुस्कान, हर विराम एक इतिहास की कहानी कहती थी। पर पास ही कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो इस दोस्ती में अपनी ही शर्तें छुपा रहे थे। आजिमुद्दीन ने सुझाव दिया कि विदेशी मेहमानों को पहले दरबार की पूरी प्रक्रिया समझानी चाहिए, परंतु उसकी निगाहों में कुछ और था। यदि विदेशी किसी गलती से हमारे रिवाजों की अवहेलना करें तो उसका दोष विदेशी संस्कृति पर चढ़ाकर हम अपनी श्रेष्ठता साबित कर सके। रफीउल माशरा चुप था, पर उसकी आंखों में भी वही संदेह छिपा था। बिरबल ने उनकी सोच पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि दोस्ती को मजबूत करने का सही तरीका है
कि उन्हें हमारे जीवन के छोटे छोटे हिस्सों से जोड़ा जाए। खाने, बातों और बढ़िया हंसी से उसने एक योजना बनाई, न केवल शिष्टाचार की शिक्षाएं देकर, बल्कि असली आत्मीयता का अनुभव कराकर। वो जानता था कि असली मैत्री तब बनती है जब लोग एक दूसरे की कमजोरियों और मजबूतियों को समझे। पहला दिन अनौपचारिक रहा। विदेशी दूतों ने महल के बगीचे में घुमा, बच्चों के साथ खेला और जनता के साथ बैठकर स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया। उन्होंने चाय जैसी कुछ पेय चखी, पर उनकी थाली में कुछ ऐसे मसाले थे जिनकी खुशबू हमारे नाकछिद्रों में नाच उठी। वे भी हमारे आंगन के फूलों पर हैरान थे। यहाँ की बसंती गुलाबों की खुशबू उन्हें पर्वतीय हवाओं की याद दिलाती थी। दिन के अंत में एक छोटा उत्सव रखा गया, जहां दोनों पक्षों ने गीत मंच पर अपनी परंपराएं साझा की। विदेशी लोकगीतों की लय ने अनेक दिलों को झूमने पर मजबूर कर दिया, और बिरबल ने देखा कि संगीत का सार्वभौमिकता कितनी आसानी से बंधन काट देती है। ये वो पल था जब उसने महसूस किया कि दोस्ती की वो पहली कड़ी सफल हो गई। पर उसे अंदेशा था कि आने वाले दिनों में कुछ कठिनाइयां भी आ सकती है, क्योंकि अंतर सांस्कृतिक समझ अक्सर छोटी छोटी गलतफहमियों में बिगड़ जाती है। अगले दिन विदेशी दूतों ने अकबर से एक औपचारिक निवेदन रखा। वे चाहते थे कि मित्रता के प्रतीक के तौर पर दोनों परिवारों के बीच विचित्र दिव्य विनिमय किया जाए, एक अनूठा रिवाज जो उनके देश में सदियों से होता आया था। यह विनिमय केवल भेंटों का नहीं, बल्कि एक तरह की आत्म प्रस्तुति का भी हिस्सा था। मेहमानों के शाही वेशभूषा में कुछ ऐसे टुकड़े होते थे जिन्हें पहनकर कोई दूसरा व्यक्ति उनकी गाथाओं और संस्कारों का हिस्सा बनता था। अकबर ने इस प्रस्ताव को खुले दिल से स्वीकार किया, पर शाही परिषद में कुछ सुलह-उपद्रव हुआ। क्या हम अपने राजकीय प्रतीकों को किसी विदेशी रीति से जोड़ दें? क्या ये हमारी गरिमा में कमी नहीं लाएगा? रफीउल माशिरा ने कटाक्ष भरा सवाल उठाया और कहा कि ऐसे मेल मिलाप से पहचान घुल सकती है। बिरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, पहचान की रक्षा तब होती है जब हम अपने आप को दूसरों के सामने खोल कर दिखाते हैं। ये दिखावे की परत हटाने जैसा है। उसकी बातों में एक सहजपन था जो अकबर को भाया। राजा ने कहा कि इस विनिमय में कोई शत्रुता या आत्मक्षय नहीं है। ये सिर्फ समझबूझ और सम्मान का आदान प्रदान है। और इस प्रकार तय हुआ कि अगले दिन विचित्र दिव्य विनिमय कार्यक्रम रखा जाएगा। पर कोशिशें जहां मित्रता की राह पर थी, वहीं कुछ लोग षड्यंत्र की राह पकड़ने का इरादा भी रखते थे। एक रात जब महल के आंगन में चांद की रोशनी शर्माई सी पड़ रही थी, कुछ अनाम चेहरे मिले और उन्होंने तय किया कि वे विदेशी दूतों की उपस्थिति का लाभ उठाकर दरबार को बेचैन कर देंगे। उनका इरादा यह था कि वे विदेशी पोशाकों या रीति रिवाजों को ज्यों का त्यों उछालकर राजकीय गरिमा पर सवाल उठाएंगे और फिर इसे बिरबल के कद के ऊपर थप्पड़ मारने का अवसर बनाएंगे, क्योंकि बिरबल का नाम ही वहां चर्चित था। जहां कोई अनोखी परिस्थिति आई, उन्हें उम्मीद थी कि यदि कोई अपमान घटना सामने आई तो बिरबल की वकालत में कमी पाकर वे उसे दोषी ठहरा सकेंगे। पर वे ये नहीं जानते थे कि बिरबल उन अनकहे संकेतों को पहले ही पढ़ रहा था। उसकी बुद्धि ने उन फुसफुसाहटों का रास्ता खोज लिया था और उसने तय किया कि वह इस बार केवल बुद्धि से नहीं, पर प्रेम और हास्य के मिश्रण से काम लेगा। विनिमय का दिन आया और महल का बड़ा सभागार गरिमामय था। विदेशी दूत अपने अपने रीति रिवाजों के साथ मंच पर आए और उन्होंने अपने शाही वस्त्र और गहने उतारकर, जिन्हें वे मित्रता के प्रतीक के रूप में साझा करते थे, आजमाने के लिए रख दिए। अकबर ने भी अपनी भव्य साज सज्जा थोड़ी हल्की कर दी। उनके वस्त्रों की सुनहरी कढ़ाई अब धीरे से उनके शाही व्यक्तित्व के नरम पहलू को दर्शा रही थी। बिरबल ने उत्सव के बीचों बीच खड़े होकर देखा कि विदेशी दूतों के चेहरे पर भी कुछ भय था। वे चाहते तो अच्छे संबंध बने, पर अपनी परंपरा खोने का भय भी था। ये भय दोनों ओर था। कार्यक्रम शुरू हुआ और उसने जैसे जैसे बढ़ा, दर्शक मंत्रमुग्ध होते गए।
विदेशी सांस्कृतिक गहनों की चमक, उनके हाथों की विभूतियां और उनके बोल का संगीत सब किसी रंगमंच की तरह जीवंत हो उठा। पर उसी समय छोटे छोटे उकसावे भी चल पड़े। कुछ दरबारियों ने अंधेरी चालों में विदेशी वस्त्रों की तुलना स्थानीय परंपराओं से करते हुए ताने मारना शुरू कर दिया। भीड़ में से कुछ ने हंसी उड़ानी शुरू कर दी और एक दो जगहों पर तो उछल कूद भी हुई। विदेशी दूतों के एक पारंपरिक नेकलेस के धागे अचानक किसी लिए फिसल गए और वह जमीन पर गिरा। किसी ने तुरंत उसे उठाया और उसे एक अपमान की मुद्रा में फेंक दिया और उसी पल शोर उठ गया। भीड़ में से कुछ ने इसे हास्य समझा, कुछ ने इसे अवमानना। विदेशी मेहमान चौंक गए। उनकी आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों के रंग चमक उठे। अकबर ने देखा कि माहौल झकझोर गया है। वो उठे, पर बिरबल ने उनसे पहले कदम बढ़ाया। उसने बिना जोर शोर किए, बिना किसी को दोषी ठहराए वो वस्तु उठाई और उसे ऐसे ढंग से पहन लिया जैसे कोई पात्र किसी नाट्य भूमि पर अचानक आइटम पहन लेता है। बिरबल ने एक छोटी सी नाटकीय मुद्रा बनाई। फिर उसने उस नेकलेस के बारे में एक हास्य भरी कहानी सुनाई। एक कहानी जिसमें वो नेकलेस असल में किसी बहादुर लड़की की स्मृति थी, जिसने अपनी ममता से कई लोगों को बचाया था। उसकी बातों में मानवीयता और गरिमा दोनों थी। उसने भीड़ का ध्यान खेल के माध्यम से उस नेकलेस की वास्तविकता की ओर मोड़ा। लोग हंसे, कुछ ने आंखें पोंछी और विदेशी दूत की आंखों में जो चुभन थी वो नरम पड़ी। उसी लम्हे में किसी ने शरारत भरे इशारे किए, पर बिरबल की करिश्माई छुटकी ने माहौल बदल दिया। वो हास्य नहीं था जो अपमान को बढ़ाए, बल्कि सहानुभूति थी जो दूरी घटाए। भीड़ का रुझान बदल गया और पुरानी आग अब बुझने लगी। अकबर ने बाद में कहा कि उसी दिन उसने समझा कि असली शासक वही है जो हंसी से भी किसी के दिल को छू ले। विनिमय के पश्चात दोनों पक्षों के बीच बातचीत और भी गहरी हुई। विदेशी दूतों ने अपने देश की कहानियों को साझा किया। किस तरह उनकी नदी पार करने का संगीत अलग था, किस तरह उनके पर्वतों पर रातों में सितारे और भी नजदीक लगते थे। उन्होंने अपने संगीत की लय हमें सिखाई और हमने उन्हें अपनी कविताओं की तान सुनाई। इन आदान प्रदानों के बीच में बिरबल ने देखा कि असल मित्रता केवल रूपों के आदान प्रदान नहीं, बल्कि सहानुभूति और सम्मान के आदान प्रदान से बनती है। उसने विदेशी दूतों के साथ कई रातें बिताई, उनकी कहानियां सुनी, उनके भोजन से स्वाद चखा और उनसे उन छोटे छोटे भावनात्मक संकेतों को सीखा जो भाषा से परे होते हैं। एक मुस्कान का मतलब, एक नजर की गर्मी और किसी पुराने गम का मिश्रण जो किसी गीत में छिपा होता है। समय बीतने के साथ परस्पर समझ और मित्रता गहरी होती गई, पर जीवन में हर कहानी में ट्विस्ट आते ही हैं। एक दिन महल के बाहर से खबर आई कि विदेशी दूतों के देश में अचानक संकट हुआ है। उनकी समृद्धि के स्रोत, एक विस्तृत सहस्राब्दी का बंदरगाह, एक विपदा से जूझ रहा था। राज्य में एक असमंजस फैल गया और विदेशी दूतों का चेहरा उदास हो उठा। अकबर, जो मित्रता में विश्वास करते थे, तुरंत सहायता का प्रस्ताव लाए, पर कुछ दरबारियों ने यह कहकर विरोध जताया कि हमारी सीमाएं पहले ही कठिन परिस्थितियों से जूझ रही हैं और हम अपने संसाधनों को सीमित नहीं कर सकते। पर बिरबल ने कहा, जो हाथ आज हम दोस्ती की मूठ में देते हैं, वे कल हमें किसी कठिनाई में सहारा देंगे। मित्रता एक निवेश है जो मानवीयता पर किया जाता है। उसकी बातों में गहराई थी और अकबर ने तुरंत सहायता भेजने का आदेश दिया। न केवल भौतिक सामग्री, पर चिकित्सा और सलाह भी। विदेशी दूतों की आंखों में जो आंसू थे, वे तभी निकले। ये दया उन्हें किसी पुराने रिश्ते जैसा लगा। जिस तरह संकट ने विदेशी दूतों की परख कर दी, उसी तरह उनकी प्रतिक्रिया ने न केवल अकबर के राज्य पर, बल्कि दरबार पर भी एक नई रोशनी डाली। जब संकट टल गया और उनके बंदरगाह ने फिर से काम करना शुरू किया, तो विदेशी दूतों ने अकबर और बिरबल का नाम अपनी कहानियों में संजो लिया। वे वापस जाते समय अनेक उपहार लेकर गए, पर सबसे बड़ा उपहार वह था जो उन्होंने साथ छोड़ा, भरोसा
और सांस्कृतिक मेल मिलाप की एक मजबूत कड़ी। उन्होंने कहा कि अब वे जब भी अपने देश में किसी अनजान से मिलेंगे तो अकबर राज्य की कहानियां सुनाएंगे और बिरबल की बुद्धिमत्ता की मिसाल देंगे। अकबर ने उस विदाई समारोह में कहा, सिर्फ सौदेबाजी नहीं बल्कि आत्मीयता ही हमें मानव बनाए रखती है। बिरबल ने मुस्कुराकर कहा, और ज्ञान वही जो बांटने से बढ़े। पर अंत में वो जो दिल में गहराई से बसा रहा वो ये था कि असली विदेशी मेहमान वे नहीं जो पानी और जमीन से दूर होते हैं, बल्कि वे विचार और संवेदनाएं होती हैं जो हमारी सीमाओं के परे आकर हमारे जीवन को समृद्ध करती है। उनका जाना दरबार में एक शून्यता छोड़ गया, पर उसके साथ एक नया उत्साह भी जन्मा। चलिए अब अनेक नई कहानियां मिलकर बनाई जाएंगी। वो दिन जब विदेशी मेहमान आए थे, बाद में लोग वर्षों तक याद करते रहे। वे कहते थे कि उस दिन अकबर का महल केवल एक राजनयिक स्थल नहीं रहा, वो एक मंच बन गया जहां दिलों की भाषाएं सीखी गई, जहां छोटा सा नेकलेस जिसने अपमान को दोस्ती में बदला वो मिसाल बन गया। बिरबल ने उस समय फिर एक बार साबित कर दिया कि बुद्धि का असली रूप वह है जो मानवता से जुड़कर सबको पास ला दे, और एक देश का असली वैभव उसकी खुली झोली है जिसमें कोई भी संस्कृति अपना स्थान पा सके नहीं, पर प्रेम और हास्य के मिश्रण से काम लेगा। विनिमय का दिन आया और महल का बड़ा सभागार गरिमामय था। विदेशी दूत अपने अपने रीति रिवाजों के साथ मंच पर आए और उन्होंने अपने शाही वस्त्र और गहने उतारकर, जिन्हें वे मित्रता के प्रतीक के रूप में साझा करते थे, आजमाने के लिए रख दिए। अकबर ने भी अपनी भव्य साज सज्जा थोड़ी हल्की कर दी। उनके वस्त्रों की सुनहरी कढ़ाई अब धीरे से उनके शाही व्यक्तित्व के नरम पहलू को दर्शा रही थी। बिरबल ने उत्सव के बीचों बीच खड़े होकर देखा कि विदेशी दूतों के चेहरे पर भी कुछ भय था। वे चाहते तो अच्छे संबंध बने, पर अपनी परंपरा खोने का भय भी था। ये भय दोनों ओर था। कार्यक्रम शुरू हुआ और उसने जैसे जैसे बढ़ा, दर्शक मंत्रमुग्ध होते गए। विदेशी सांस्कृतिक गहनों की चमक, उनके हाथों की विभूतियां और उनके बोल का संगीत सब किसी रंगमंच की तरह जीवंत हो उठा। पर उसी समय छोटे छोटे उकसावे भी चल पड़े। कुछ दरबारियों ने अंधेरी चालों में विदेशी वस्त्रों की तुलना स्थानीय परंपराओं से करते हुए ताने मारना शुरू कर दिया। भीड़ में से कुछ ने हंसी उड़ानी शुरू कर दी और एक दो जगहों पर तो उछल कूद भी हुई। विदेशी दूतों के एक पारंपरिक नेकलेस के धागे अचानक किसी लिए फिसल गए और वह जमीन पर गिरा। किसी ने तुरंत उसे उठाया और उसे एक अपमान की मुद्रा में फेंक दिया, और उसी पल शोर उठ गया। भीड़ में से कुछ ने इसे हास्य समझा, कुछ ने इसे अवमानना। विदेशी मेहमान चौंक गए। उनकी आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों के रंग चमक उठे। अकबर ने देखा कि माहौल झकझोर गया है। वो उठे, पर बिरबल ने उनसे पहले कदम बढ़ाया। उसने बिना जोर शोर किए, बिना किसी को दोषी ठहराए वो वस्तु उठाई और उसे ऐसे ढंग से पहन लिया जैसे कोई पात्र किसी नाट्य भूमि पर अचानक आइटम पहन लेता है। बिरबल ने एक छोटी सी नाटकीय मुद्रा बनाई। फिर उसने उस नेकलेस के बारे में एक हास्य भरी कहानी सुनाई। एक कहानी जिसमें वो नेकलेस असल में किसी बहादुर लड़की की स्मृति थी, जिसने अपनी ममता से कई लोगों को बचाया था। उसकी बातों में मानवीयता और गरिमा दोनों थी। उसने भीड़ का ध्यान खेल के माध्यम से उस नेकलेस की वास्तविकता की ओर मोड़ा। लोग हंसे, कुछ ने आंखें पोंछी, और विदेशी दूत की आंखों में जो चुभन थी वो नरम पड़ी। उसी लम्हे में किसी ने शरारत भरे इशारे किए, पर बिरबल की करिश्माई छुटकी ने माहौल बदल दिया। वो हास्य नहीं था जो अपमान को बढ़ाए, बल्कि सहानुभूति थी जो दूरी घटाए। भीड़ का रुझान बदल गया और पुरानी आग अब बुझने लगी। अकबर ने बाद में कहा कि उसी दिन उसने समझा कि असली शासक वही है जो हंसी से भी किसी के दिल को छू ले। विनिमय के पश्चात दोनों पक्षों के बीच बातचीत और भी गहरी हुई। विदेशी दूतों ने अपने देश की कहानियों को साझा किया। किस तरह उनकी नदी पार करने का संगीत अलग था, किस तरह उनके पर्वतों पर रातों में सितारे और भी नजदीक लगते थे।
उन्होंने अपने संगीत की लय हमें सिखाई और हमने उन्हें अपनी कविताओं की तान सुनाई। इन आदान प्रदानों के बीच में बिरबल ने देखा कि असल मित्रता केवल रूपों के आदान प्रदान नहीं, बल्कि सहानुभूति और सम्मान के आदान प्रदान से बनती है। उसने विदेशी दूतों के साथ कई रातें बिताई, उनकी कहानियां सुनी, उनके भोजन से स्वाद चखा और उनसे उन छोटे छोटे भावनात्मक संकेतों को सीखा जो भाषा से परे होते हैं। एक मुस्कान का मतलब, एक नजर की गर्मी और किसी पुराने गम का मिश्रण जो किसी गीत में छिपा होता है। समय बीतने के साथ परस्पर समझ और मित्रता गहरी होती गई, पर जीवन में हर कहानी में ट्विस्ट आते ही हैं। एक दिन महल के बाहर से खबर आई कि विदेशी दूतों के देश में अचानक संकट हुआ है। उनकी समृद्धि के स्रोत, एक विस्तृत सहस्राब्दी का बंदरगाह, एक विपदा से जूझ रहा था। राज्य में एक असमंजस फैल गया और विदेशी दूतों का चेहरा उदास हो उठा। अकबर, जो मित्रता में विश्वास करते थे, तुरंत सहायता का प्रस्ताव लाए, पर कुछ दरबारियों ने यह कहकर विरोध जताया कि हमारी सीमाएं पहले ही कठिन परिस्थितियों से जूझ रही है और हम अपने संसाधनों को सीमित नहीं कर सकते। पर बिरबल ने कहा, जो हाथ आज हम दोस्ती की मूठ में देते हैं, वे कल हमें किसी कठिनाई में सहारा देंगे। मित्रता एक निवेश है जो मानवीयता पर किया जाता है। उसकी बातों में गहराई थी और अकबर ने तुरंत सहायता भेजने का आदेश दिया। न केवल भौतिक सामग्री, पर चिकित्सा और सलाह भी। विदेशी दूतों की आंखों में जो आंसू थे, वे तभी निकले। ये दया उन्हें किसी पुराने रिश्ते जैसा लगा। जिस तरह संकट ने विदेशी दूतों की परख कर दी, उसी तरह उनकी प्रतिक्रिया ने न केवल अकबर के राज्य पर, बल्कि दरबार पर भी एक नई रोशनी डाली।